तो 5वें नंबर पर बेटे हमारे पास आ जाएगा जी MEC, यानी इसका मतलब क्या है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1886। ठीक हो गया बेटे, 1886 में ये एस्टैब्लिश हुई MEC। ये सफेद अहमद खान की एक बहुत बड़ी खिदमत। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था बेटे, इसका पर्पस बेसिकली ये था कि पूरे इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया इस वजह से कहते हैं जी कि उस वक्त हम कहते हैं बर्रे सगीर पाको हिंद, ठीक है। तो इंडिया वाज ए सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो उस वक्त चूंकि पाकिस्तान आजाद नहीं था, बांग्लादेश नहीं बना था, कश्मीर का मसला नहीं था, इसलिए तमाम ये इलाके जो हैं वो कंबाइन थे, ठीक है। तो बेटे इसे उस वक्त जो है उसके मुताबिक आप इसको कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, या इंडिया, ठीक है। उसके मुताबिक तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका 1886 में जो इनेकाद किया गया था, जो स्टार्ट की गई थी, इसका मकसद क्या था कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहां जहां तालीमी मसाइल हैं मुसलमानों को, ठीक है। पहले इसका बेसिकली तो देखिए ना, इसके नाम जो मोहम्मदन है, इससे मुराद है मोहम्मदन मुस्लिम्स, ठीक है, कि ये मुसलमानों के लिए बुनियादी तौर पर जो तालीमी मसाइल हैं, जो ब्रिटिशर्स ने, जो बरतानवियों ने ये मसाइल जो है यहाँ पर दरपेश किए थे, मुसलमानों के तालीमी निज़ाम पर जो रोक लगाई थी, जो पाबंदियां लगाई थी, तो बेटे उसको दूर करने के लिए ये मुसलमानों के लिए बुनियादी तौर पर बनाया गया था इदारा। लेकिन खूबसूरती ये है कि इसने फिर बाद में दूसरे मज़हब के लोगों के भी मसाइल हल किए। इतनी मकबूल हुई ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कि इसका एनुअल एक जो है सेशन होता था, एनुअल सेशन होता था पूरे इंडिया में किसी भी शहर में, ठीक है। और वहां पर पहले सर्वे किया जा चुका होता था कि आज जी फलां जगह पर, जैसे कि साल भी हुआ कि लाहौर में तालीमी मसाइल को देखा जाए, कराची में देखा जाए, पेशावर में देखा जाए, ठीक है, हैदराबाद में देखा जाए। हैदराबाद में बात कर रहा हूँ इंडिया वाला, ठीक है, हैदराबाद जिला दक्कन, ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो इकट्ठा था, तो वहां पे भी बने इदारे, यहाँ भी बने, हलीम कॉलेज बना, कानपुर में बहुत से कॉलेजेस बनाए गए। ये बहुत जो है ये कामयाब तंजीम थी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में बनाई गई। तो बेटे इसकी वजह से मुसलमानों के जो तालीमी दरवाजे जो बंद हो चुके थे, वो तालीमी दरवाजे खुल गए, और इसकी वजह से बहुत ऐसे गौहर, ऐसे बहुत से अजीम लीडर जो फिर बाद में सामने आए, जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा लिया। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अगर तहरीक अलीगढ़ न होती तो सर सैयद अहमद खान का न सिर्फ काम अधूरा रह जाता, बल्कि शायद पाकिस्तान मूवमेंट भी उस तरीके से कामयाब ना हो पाती। ठीक है जी। तो बेटे ये हमारा आज का रहा अलीगढ़ मूवमेंट का। हमने जो क्वेश्चन कल देखा था उसमें बेटे बहुत सर्विसेज हैं, एजुकेशनल सर्विसेज भी हैं, फिर पॉलिटिकल हैं, फिर सोशल है, ठीक है। तो हमने बेटे आज पढ़ा एजुकेशनल सर्विसेज। आगे बेटे दूसरे पॉइंट की जाने बढ़ते हैं कि इसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या थे, समाजी असरात, ठीक है। अब मैं इसके दूसरे पॉइंट की जाने बढ़ रहा हूं। एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के बाद सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल जो इसके सर्विसेज थी, सोशल असरात क्या हुए, माशरती समाजी असरात किस तरीके से उस वक्त जो है वो इस मूवमेंट की वजह से असरअंदाज हुए, उनके ऊपर इसका क्या असर रहा, इसकी जाने बेटे बढ़ते हैं। तो बेटे आगे है जी तहरीक अलीगढ़ के समाजी असरात, ठीक है। उसमें बेटे उन्होंने कैसे सर सैयद अहमद खान ने कुछ बातों में मुसलमानों का साथ दिया और उन्हें उनका खोया हुआ मुकाम हासिल कराने में अहम किरदार अदा किया, ठीक है। तो बेटे आगे हम पढ़ रहे हैं जी समाजी असरात या सोशल इम्पैक्ट्स। बेटे इसमें पहली चीज है जी कि मुसलमानों को उनकी जो लॉस्ट, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, ठीक है, या उनकी जो मुसलमानों का जो खोया हुआ मकाम था, वो किस तरीके से मुसलमानों को वापस दिया गया।
नंबर 2, असबाब बगावत हिंद। इसको इंग्लिश में भी असबाब बगावत हिंद भी लिख सकते हैं आप, या आप इसको जो इंडियन म्यूटनी, ठीक है, कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी। अच्छा बेटे, यहां पे एक बात है कि सैयद अहमद खान की पर्सनैलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, सिर्फ ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके मुताबिक थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, यानी लोग उसके ऊपर कुछ एतराज भी करते हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए सैयद अहमद खान का यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रहा है, बाकायदा उनकी किताबों में लिखा हुआ है, तारीख में लिखा हुआ है कि सैयद अहमद खान ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बगावत कहा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुई थी, ठीक है, उसको उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंगे आजादी नहीं कहा। बेटे ये मैं थोड़ा सा बताता चलूं, 1857 में यहां पर जो मुगल्स थे, ठीक है, आखिरी बादशाह था जी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है वो एक नाम का ही बादशाह रह चुका था। बहादुर शाह जफर रेड फोर्ट में हुआ करता था, दिल्ली रेड फोर्ट, यानी उर्दू में से लाल किला कहते हैं, आज भी दिल्ली में मौजूद है। जैसे लाहौर का ये शाही किला है ना, बिल्कुल ऐसे ही लाल किला दिल्ली में है, ठीक है, इन दिल्ली। तो बेटे यहाँ पर बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी, बस आखिरी सांसें ले रही थी इसकी हुकूमत, जो मुगलों की ये आखिरी चश्मो चिराग है मुगलों का, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर की हुकूमत खत्म कर दी गई, इसे रंगून में भेज दिया गया, कैद कर दिया गया, रंगून बर्मा में है, ठीक है। और उसके उस वक्त जो है एक आखिरी जंग हुई, जंग आजादी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें मुसलमान भी लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और इंडियंस यानी हिंदूज जो हैं, सॉरी मैं यहाँ पे हिंदूज लिखूंगा बेटे, इंडियन जब हम कहेंगे ना उस दौर में, तो इंडियन से मुराद है मुस्लिम एंड हिंदूज बोथ, ठीक है। तो मुसलमान भी रहते हैं इंडिया में और हिंदू भी रहते हैं, लिहाजा मुस्लिम्स और हिंदूज ने दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश बरतानियों के खिलाफ ही जंग लड़ी। लेकिन हिंदुओं ने बाद में जनाब हाथ मिला लिया ब्रिटिशर्स से और कहा कि जनाब जो कुछ भी किया है वो मुसलमानों ने किया, जो कुछ भी किया है वो मुसलमानों ने किया, हुकूमत इनकी थी, हम तो यहाँ पर इनकी रियाया है, तो लिहाजा हम इसमें शामिल नहीं थे, तो जो कुछ भी किया है वो मुसलमानों ने किया। तो हिंदू और मुसलमान जो है, हिंदू और ब्रिटिशर इकट्ठे हो गए और दोनों ने मुसलमानों के खिलाफ जो है वो अपनी साजिशें करना शुरू कर दी, ठीक है। तो लिहाजा ये जो जंग जो है ये चूंकि मुसलमानों ने अपने लिए भी लड़ी कि अपना इलाका है, यहाँ से अंग्रेज जो है वो तिजारत की गर्ज से आया था सब कॉन्टिनेंट में, तो लिहाजा उसने यहाँ पर जो अपनी प्रॉपर्टीज बना ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते होते पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम संभाल लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से फिर बहुत से मसाइल जो है वो पैदा हो गए यहाँ के मुगलों के लिए, जिनका सोल्यूशन भी इन्होंने बताया, और उस कमी को, जो गवर्नमेंट में जो कमियां थी उसको देखते हुए, कमजोरियों को देखते हुए उन्होंने अपने आप को जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया, और आखिरकार मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता मक्कारी के साथ, चालों के साथ उन्होंने शिकस्त देने की कोशिश की, और एट द एंड 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इसके बाद मुसलमान मुकम्मल तौर पे जो है उनकी हुकूमत खत्म हो गई, अंग्रेज यहाँ पर छा गए, अंग्रेजों ने यहाँ पर फिर हुकूमत जो है वो अपनी कायम कर ली। तो बेटे इसको जंगे आजादी कहते हैं जो 1857 में हुई, लेकिन सैयद अहमद खान कहते हैं कि दिस वाज द म्यूटनी बाय मुस्लिम्स, बाय इंडियंस, कि ये उनकी बगावत थी। यहाँ के उस वक्त जो है वो जो रूलर्स हैं वो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स चूंकि पावर में भी ज्यादा थे तो क्या जरूरत थी उनके साथ लड़ने की, ठीक है। एक तरह से देखें तो सैयद अहमद खान की ये बात ठीक भी है कि उस वक्त मुसलमानों ने जो है यहाँ के लोगों ने खुदकुशी की, कि ना उनके पास वो इक्विपमेंट्स थे, ना वो उनके पास वो चीजें थी, ठीक है। तो वो इसलिए जज्बाती तौर पर वो लड़के हार भी गए और फिर बाद में यहाँ पे गुलाम बन के रह गए, ठीक है। खैर ये जो भी हुआ, लोगों ने अपने लिए ये जंग तो लड़नी ही थी, ठीक है, ताकि वो अपने आप को यहाँ की जिंदा दिल कौम भी साबित कर सकें। लेकिन जंग में हार जीत भी होती है, लिहाजा इस मरतबा मुसलमानों का या इंडियंस का जो पलड़ा कमजोर रहा
और अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा, वो जीत गए, मुसलमान हार गए, हिंदू हार गए। और हिंदुओं ने उसके बाद अगला जो मामला ये किया कि उन्होंने अपना हाथ मिला दिया ब्रिटिशर्स के साथ और दोनों मुसलमानों के खिलाफ हो गए। ठीक है जी। तो लिहाजा ऐसे दौर में लॉस्ट रिस्पेक्ट जो है मुसलमानों की, जो खोई हुई इज्जत थी, वो फिर बाद में सैयद अहमद खान ने ही इनको वापस लौटाने में किरदार अदा किया। ठीक है। असबाब बगावत हिंद किताब लिखी, उसमें बताया, बगावत तो इन्होंने कह दिया उसको, लेकिन ये बताया कि व्हाट वर द रीजंस, कॉजेज क्या थी, वजूहात क्या थी, क्यों आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों ने अलम बगावत बुलंद किया, क्यों उन्होंने जंग की, क्या अंग्रेज इससे वाकिफ नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि तुम मुसलमानों को मसाजिद में जाने नहीं देते थे, उनके मदरसे बंद कर दिए, उनकी तालीम बंद कर दी, तुमने मुसलमानों को कारोबार नहीं करने दिया, उनकी जायदादें छीन ली, सिखों को दे दी, हिंदुओं को दे दी, खुद कब्जा कर लिया, बड़े बड़े पैलेसेस जो थे उन पर खुद कब्जा करके बैठ गए तुम लोग। ठीक है। मुसलमानों को नौकरियों में कोटा नहीं दिया जाता, जो मुसलमान यहाँ पर पहले बिजनेसमैन थे वहां पर सिखों की और हिंदुओं की मोनोपोली बन गई, मुसलमानों को वहां से बिजनेस से आउट कर दिया गया, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, जो कोई बच्चा अपनी जाती मेहनत की बिना पर आगे जा सकता था, जिसे स्कॉलरशिप मिल सकती थी, उसे स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कायल है, पढ़ने वाला मुसलमान। देखिए कि ये दौर कैसा था मुसलमानों के लिए। खुद से सैयद अहमद खान ही कहते हैं, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि ये दौर ऐसा था कि आसमान से कोई वबा, कोई आफत जो उतरी हो और उसने आकर मुसलमान का घर का पता ना पूछा हो, ये ऐसा दौर था। जो भी आफत आती थी, जो भी परेशानी आती थी, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए आती थी और किसी कौम के लिए नहीं आती थी। ये मुसलमानों के लिए सख्त कठिन वक्त था। तो लिहाजा बेटे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने एक किताब लिखी, जिससे उन्होंने मिसकंसेप्शंस को दूर करने की कोशिश की कि मुसलमान यहाँ पर अगर उन्होंने बगावत की है, लड़ाई की है, तो क्यों की, कि तुम यहाँ के यानी अंग्रेज जो हैं वो यहाँ के उस वक्त के रूलर्स थे, तो उन्होंने क्यों नहीं अपने लोगों को अपने साथ रखा, उनके राइट्स उन्हें क्यों नहीं दिए, अगर उनके राइट्स देते तो मुसलमान उनके साथ क्यों लड़ते। ठीक है। तो बेटे एक तो ये बात हुई। उसके बाद है जी लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, एक और जो है बुक, किताबचा, बुकलेट, ये सफेद अहमद खान ने लिखा, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। लॉयल कहते हैं वफादार। ठीक है। कि इंडिया के जो मोहम्मदन्स, जो मुस्लिम हैं, जो अंग्रेजों के साथ बहुत लॉयल रहे। ठीक है। बहुत से ऐसे मुसलमान भी थे बहैसियत हुकूमत, यानी हुक्मरान थे ना यहाँ पर अंग्रेज, तो इस हवाले से मुसलमानों ने हुकूमत जब मान लिया, जैसे कि सैयद अहमद खान वाज रियली ही वाज आल्सो अ लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है। वो ब्रिटिशर्स के लिए खुद भी बड़े लॉयल थे, हालांकि मुसलमान भी हैं, लेकिन क्या थे कि वो ये कहते थे कि जनाब अब ये चूंकि हमारे हुक्मरान हैं, रूलर हैं, और हमारे पास इतनी जो है वो फोर्स नहीं है, हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हम इनके साथ खामखा में इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा खतरा मोल ले सकें। ठीक है। वो एक कहावत है ना कि समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर कोई अक्लमंदी नहीं होती। तो लिहाजा चूंकि यहाँ पर मुसलमानों ने रहना है, तो यहाँ पर दुनिया में बहुत मरतबा ऐसा हुआ, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान रहते हैं लेकिन वहाँ पर कुफार जो है अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। बाद कुफार मुल्क ऐसे थे जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। ठीक है। तो लिहाजा ऐसा तो चलता रहता है, बादशाह मुख्तलिफ जो ममालिक के हैं वहाँ पर बदलते रहते थे। ठीक है। तो लिहाजा वहां पर क्या है कि फिर अपनी हुकूमत हुक्मरानों के साथ चलना भी पड़ता है, उनके साथ करना भी पड़ता है। लिहाजा लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया में ऐसी एग्जांपल्स थी कि हु वर द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। आगे बेटे मुसलमानों के खिलाफ जबर। ठीक है। क्रूअलिटी अगेंस्ट मुस्लिम्स। ठीक है। कि क्या क्रूअलिटीज थी, क्या जबर हुआ। ठीक है। अगेंस्ट मुस्लिम्स। ठीक है। क्रूअलिटीज अगेंस्ट मुस्लिम्स, मुसलमानों के खिलाफ जबर। तो बेटे उसमें मुसलमानों को बहुत से जबर करके मुख्तलिफ चीजों से महरूम रखा गया, और मुलाजमतें यानी जो बगावत बेटे म्यूट नहीं होती है, यानी अगर देखें अब उस वक्त जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो है वो थे ना, हुक्मरान थे, यहाँ के रूलर्स थे। ठीक है।
तो जो आम जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। इसे कहते हैं म्यूटेड। ब्रिटिश के खिलाफ थे, फिर वो ब्रिटिश के साथ क्यों हो गए? कौन? हिंदू। हिंदू बेटे इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर पावरफुल हैं, दे कैन प्रोवाइड देम सम बेनिफिट्स। ठीक है ना? तो ये तो बेटे हमेशा ना लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी वो ऐसी करती है। तो वो जब देखती है जनाब शेर बादशाह बन गया तो जनाब शेर के पीछे, कभी देखा हाथी बादशाह बन गया तो हाथी के पीछे। ठीक है ना? हाथी ताकतवर हो जाए। तो बेटे ये जो होते हैं ना, समझ लीजिए कि मक्कार लोग जो होते हैं, या मतलब कि ऐसे लोग जो जिनका अपना कोई जाती तौर पे कोई उनके पास पावर्स नहीं होती, वो हमेशा किसी ना किसी शख्स के पीछे छुप जाते हैं। तो ये उन्होंने देखा कि जनाब अब ब्रिटिशर्स यहाँ के पावरफुल पर्सन हैं, मुसलमानों के पास तो कुछ रहा नहीं, तो हिंदूज ने कहा हम क्यों मुसलमान ब्रिटिशर से लड़ें। ठीक है? तो उन्होंने जाके कहा जी कि जनाब हम तो आपके दोस्त हैं, हमने तो जो कुछ आपके साथ कहा किया, जो मैंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस में आपके अगेंस्ट रहे, दैट वाज बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि हम मुसलमानों के साथ हमें साथ देना पड़ा, तो लिहाजा ठीक है अब हम आपके साथ हैं, अब तो मुसलमानों को जनाब देखेंगे भी नहीं, उनके साथ बात भी नहीं करेंगे, हम उनके साथ हर तरह का जुल्म जो होगा उसमें आपके साथ हिस्सा जो है वो शामिल करेंगे। यानी इस तरीके से उनका साथ देना शुरू कर दिया। ठीक है बेटे, समझ आ गई बात की? जी बेटे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? तो बेटे यहाँ पर अगला पॉइंट जो है, क्रुएल्टीज अगेंस्ट मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ जबर किए गए, यानी उनकी जायदादें छीन लेना, उनके मतलब के जो भी राइट्स हैं वो मसक करना। जहाँ पर देखा कि जी मुसलमान किसी एक मस्जिद को अगर शहीद कर दिया जाए माज़अल्लाह, तो उससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी, तो जानबूझकर उस जगह पे कोई रोड बना देना, ठीक है, उस मस्जिद को शहीद करने की कोशिश करना, ये क्रुएल्टीज थी, ये वो उनके मजालिम थे। ठीक है? ये इन मजालिम की वजह से मुसलमान जो है वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ थे। या जाहिर सी बात है, जब आपके घर की जानिब को बढ़े, आपके घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो आप उसका साथ तो ना देंगे बेटे, आप तो फिर उसके खिलाफ ही होंगे कि वो हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बेटे ये सादा सी बात है। आगे जी, मुलाजमत सैयद ने मुसलमानों की बड़ी तादाद के लिए मुलाजमत के बंद दरवाजे खुलवाए। ठीक है? तो बेटे क्रुएल्टीज अगेंस्ट मुस्लिम जो हो रही थी, सैयद अहमद खान की इस कोशिश की वजह से वो खत्म हो गई। उन्होंने जब अंग्रेजों को ये चीजें समझाई कि भाई अगर मुसलमानों को चाहते हो कि वो तुम लोगों की बात सुने, तुम लोगों का साथ दें और बगावत ना करें तुम लोगों के खिलाफ, तो मुसलमानों के खिलाफ ये क्रुएल्टीज बंद करो। ठीक है? फिर उसके बाद क्या किया जाए, नंबर 5 कि आप उनको मुलाजमतें दें। ठीक है? गवर्नमेंट जॉब्स दें, एक कोटा बनाएं जिसमें मुसलमानों के लिए, यानी कोटे होती है परसेंटेज शेयर, यानी कि इतने परसेंट जो है वो इंडिया में मुस्लिम्स हैं तो इतने परसेंट उनके लिए सीट्स होंगी। ठीक है? दे कैन अप्लाई फॉर जॉब ऑन दैट परसेंटेज ऑफ सीट्स। ठीक है? तो गवर्नमेंट जॉब्स उनको दी जाएं, ठीक है, ताकि उनको जाहिर सी बात है वो कमाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटी मिलेगी, तो वो डेफिनेटली आप देखते हैं आजकल भी आप बात सुनते हैं, जो शख्स वो है वो कहता है जी कि जनाब अगर गवर्नमेंट हमारे साथ चलेगी, हमें साथ देगी, हमें ये फैसिलिटी देगी, तो वो विल बी विद द गवर्नमेंट। ठीक है? अगर किसी को वो सहूलियात नहीं मिलती तो वो कहते हैं जनाब गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है? तो सादा से ये भी फार्मूला। तो नंबर 6 बेटे उसके बाद क्या है कि आखिरी जो पॉइंट है इसका वो है जी यतीम खानों का क्याम, ऑर्फनेजेस। ऑर्फनेजेस, यतीम खाने। यतीम खाने क्या होते हैं बेटे, यानी क्यों बनाए गए? बेटे हम सब जानते हैं कि अगर किसी शख्स का जो वालिद फौत हो जाता है तो वो छोटी उम्र में है, अभी वो अपने भले बुरे को नहीं पहचान सकता, उसके हवाले से कुछ नहीं कर सकते, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो बेटे उनको ऑर्फनेजेस में भेज दिया जाता है। उसका मकसद क्या होता है, ऑर्फनेजेस जो है वो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं जहाँ पे लोग मौजूद होते हैं और ऐसे ऑर्फन चाइल्ड्स का वो ख्याल रखते हैं, उनको तालीम देना, उनको खुराक देना, उनको लिबास देना, बुनियादी ज़रूरियात देना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उन ऑर्फनेज में उनको दाखिल कर लिया जाता है और उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के जिम्मे चली जाती हैं। तो बेटे पहले ये नहीं थे, फिर मुसलमानों के लिए ऑर्फनेज होम बनाए गए कि यहाँ पर मुसलमान बच्चे जो हैं खुदा न खास्ता जिनके साथ ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है, ठीक है, तो उनके साथ जो है वो चला जा सके। तो बेटे आज हमारा ये दूसरा समाजी असरात या सोशल इम्पैक्ट्स भी जो है वो खत्म हुआ। मैं हमने देखा कि जी सैयद अहमद खान ने लॉस्ट रिस्पेक्ट, जो मुसलमानों की खोया वो मुकाम था, वो वापस कराने में, उनको वापस दिलाने में किरदार अदा किया। उसके लिए क्या किया, एक असबाब बगावत हिंद लिखा, एक, फिर उसके बाद लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया लिखा,
ठीक है। फिर मुसलमानों के खिलाफ होने वाला क्रूअल्टीज, उनके खिलाफ जो जुल्म है वो बंद करवाया। फिर मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हम किरदार अदा किया। फिर उनके लिए यतीम खाने बनवाए। ठीक है, कि ये चीजें उन्होंने अंग्रेजों को समझाई और उन्हें बताया कि बेटे इस हवाले से उनको समझाया कि आप लोग अगर मुसलमानों को ये दीगर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो तभी मुस्लिम्स जो हैं वो सुख का सांस ले सकेंगे और फिर वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ होने की बजाय हो सकता है गवर्नमेंट के साथ हो जाएं। ठीक है, तो बेटे ये था कि अलीगढ़ मूवमेंट की वजह से, ये दूसरा पॉइंट हमने आज पढ़ा कि कैसे सोशल इम्पैक्ट्स में कुछ बेहतरी आई। अलीगढ़ मूवमेंट ने पहले मुसलमानों की तालीम बेहतर की, फिर उसके बाद उनका सोशल इम्पैक्ट जो बुरा हो चुका था उसमें भी उनकी जान छुड़ाई। अब बेटा एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ब्रिटिश को आइडिया था कि उनके अगेंस्ट। बेटे जब जंग हुई तो तभी हुई ना। आप किसी देखें, ये घर जो है मैंने आपको बताया कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये मुसलमानों का भी है और हिंदुओं का भी है। ठीक है, तो लिहाजा वो मुसलमान जो है उस वक्त हिंदू उनके साथ लड़े भी थे। ठीक है, और बाद में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया ना, अपनी बातें की, अपनी किताबें लिखी, बताया कि जनाब वी आर विद यू। जी जी बेटे, अब आप अनम्यूट हो गए हैं, आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते सर ब्रिटिश के साथ सिर्फ हिंदू ही थे कि सिख्स भी थे? बेटे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए। आपको अनम्यूट कर दिया गया है। कोई सवाल है अगर आपका तो सवाल पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज अगली क्लास स्टार्ट करते हैं फिर हम। अब आपने क्या करना बेटे, ये दो पॉइंट्स के यानी एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड सोशल इम्पैक्ट, समाजी असरात, ये दो पॉइंट्स आपने लिखने और याद करने हैं। इंशाल्लाह जुमे को मुलाकात होगी, हमारी अगली क्लास जुमे वाले दिन होगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट्स हमने आज डिस्कस करने, आगे इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर एक बार फिर से पॉइंट बता चलें दें। ठीक है, नो क्वेश्चन टू फर्स्ट। जी जी।